डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के मैथ्स का सॉल्यूशन। तो आज से डेली आपको एक दो वीडियो क्लास 11th के मैथ्स का मिलता रहेगा। तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट्स कहा जाता है। समुच्चय का यूज काफ़ी चैप्टर्स में आगे आपको मिलेगा, इसलिए समुच्चय को सबसे पहले समझना अति आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि समुच्चय होता क्या है, समुच्चय का डिफिनीशन क्या होता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, सभी लोग यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सभी लोग अपना नोट्स बनाते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि समुच्चय आखिर होता क्या है, क्योंकि यह आपके लिए एक नया चैप्टर है, अभी तक आपने इसके विषय में कभी भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले समुच्चय का डिफिनीशन देखते हैं। समुच्चय क्या होता है? सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैं डिफिनीशन को लिख देता हूं, सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया इसका डिफिनीशन। और इंग्लिश की बात करें, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इस डिफिनीशन को तो आपने सुन लिया, अब इस डिफिनीशन को समझते हैं। कहा कि सुस्पष्ट वस्तु, मतलब जो वस्तु होना चाहिए वह सुस्पष्ट होना चाहिए, के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब जो वस्तु है वह सुपरिभाषित हो, कैसा हो? वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड का कलेक्शन होना चाहिए। आपने अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में बहुत से संग्रह किए हैं, तो यहाँ पे संग्रह की ही चर्चा की जा रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। अब सुपरिभाषित को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि महीने या महीनों के नाम का समुच्चय, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। ठीक है, सेट ऑफ मंथ्स नेम, महीनों के नाम का समुच्चय। ध्यान से समझिएगा। अब बताइए महीनों के नाम क्या होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ना ऐसे चलते चलते लास्ट में दिसंबर आ जाएगा। तो महीनों के नाम के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो कहने का मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि मार्च, तो क्या मार्च इसके अंतर्गत आता है महीनों के नाम का समुच्चय में? बिल्कुल आता है। तो महीनों के जितने भी नाम हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो यह जो एग्जाम्पल है यह वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट ना, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो यहां तक ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब प्राकृत संख्या के अंतर्गत तो जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी आती हैं। तो जैसे आपसे 48 हो जाए, 2 हो जाए, 3, किसी भी संख्या की चर्चा की जाए तो वह इस सेट के अंदर आ जाता है, इस समुच्चय के अंतर्गत ही आता है। लेकिन आपके मन में सवाल यह उठ रहा होगा, आखिर ये वेल डिफाइंड कौन सा नहीं होता है? ऐसे तो सभी होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, आप लोग क्लास 11th में हैं, मैंने कहा कि क्लास 11th के या कक्षा 11 के सुंदर 10, कक्षा 11 के 10 सुंदर विद्यार्थियों का समुच्चय। अब हमको आप ये बताइए,
अब यहाँ पे ये डिसाइड करना, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि 10 सुंदर बच्चे ये हैं? भाई हो सकता है कि आपके निगाह में यह बच्चा सुंदर है, कोई एक बच्चा है मान लेते हैं, मान लीजिए यह एक बच्चा है। अब हो सकता है यह आपकी निगाह में बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, जो भी है, और मेरे निगाह में बिल्कुल सुंदर नहीं है। भाई सुंदरता की तो कोई डिफिनीशन नहीं होती है ना। अगर सुंदरता की कोई डिफिनीशन होता कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा है, उसका नाक ऐसा हो, मुंह ऐसा हो, तब वह सुंदर है। कहीं ऐसा डिफिनीशन आपने पाया कि सुंदरता का डिफिनीशन ये होता है? तो यह चीज वेल डिफाइंड नहीं है। कहने का मतलब यह चीज आप नहीं कर सकते क्लियर ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि कक्षा 11 के 10 सुंदर विद्यार्थियों का समुच्चय, अब आप यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यह बच्चा सुंदर है और यह बच्चा सुंदर नहीं है। ठीक, चलिए एक बात और, जैसे मैंने कहा कि भारत के नदियों का समुच्चय ना, जितने रिवर्स हैं भारत में, गंगा जमुना सरस्वती, जितने भी रिवर्स हैं सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यह तो वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन मैं अगर इसी प्रश्न को इस तरह से कह दूं कि भारत के 10 सबसे अच्छे नदियों का समुच्चय, अब बताइए आप यह कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि यह नदी अच्छी है या यह नदी खराब है? अच्छे नदी का तो कोई डिफिनेशन है नहीं, तो यह चीज वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? एक डिफिनेशन और समझिए, एक एग्जांपल और मैं लेता हूं टीचर के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि किसी विद्यालय का नाम ले लेते हैं, मतलब कोई एक विद्यालय है जहां पे विद्वान अध्यापकों का समुच्चय या 5 विद्वान अध्यापकों का समुच्चय। अब बताइए अध्यापक के विषय में कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि यह अध्यापक विद्वान है, यह अध्यापक विद्वान नहीं है? क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, तो मैं किसी भी, मतलब बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, तो किसी बच्चे को मैं विद्वान हो सकता हूं, लगता हूं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनके निगाह में मैं विद्वान नहीं भी हूं। तो कहने का मतलब इसका भी कोई परिभाषा नहीं है और यह जो है वेल डिफाइंड नहीं है। जो एग्जांपल मैंने दिया है इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन विद्वान है कौन नहीं है। अपना मत जरूर हो सकता है सबका, लेकिन यह सार्वभौमिक रूप से यह मत सबका नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया कि सुपरिभाषित क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सेट को 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है, वह कौन कौन सा फॉर्म है और उस फॉर्म को किस प्रकार से यूज किया जाता है। पहला फॉर्म है रस्टर फॉर्म। रस्टर फॉर्म, इसको हिंदी में रस्टर भी कहा जाता है या इसको सारणीबद्ध भी कहा जाता है, सारणीबद्ध रूप। अब इस रूप के विषय में समझते हैं कि यह रूप आखिर होता क्या है ना। जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिया था आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, वॉवेल्स सभी लोग जानते हैं, A-E-I-O-U। तो यहां पे जो समुच्चय बनेगा, मैं एग्जांपल लेता हूं, तो A-E-I-O-U ये कैसा समुच्चय है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। एक बात यहां पे आप और ध्यान दीजिएगा, ये जो सेट होता है ये सेट ए कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? सेट ए, समुच्चय ए। ये जो सेट होता है कैपिटल लेटर में हमेशा होता है और इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं वह स्मॉल लेटर में होते हैं। यह चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो सारणीबद्ध का मतलब यही चीज है, अगर इस फॉर्म में है, कोई भी एग्जांपल इस फॉर्म में है तो वह सारणीबद्ध रूप में है। जैसे मैंने कहा कि वीक्स नेम, सेट ऑफ वीक्स नेम, सप्ताह के नाम का समुच्चय, तो मैं इसको बी मान लेता हूं, सेट बी कोई है। आप जानते हैं सप्ताह का नाम होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये चीज हो गया। अब इसको ब्रैकेट, आपको मझला वाला ब्रैकेट आपको लगाना है, करली ब्रैकेट, मझला कोष्ठक हिंदी में कहते हैं, करली ब्रैकेट आपको लगाना है। ठीक है, अब ये मत कह दीजिएगा कि सर ये कैपिटल हो गया, ये तो संडे मंडे का छोटा रूप मैंने लिखा है ना। ठीक है, इसको मत कहिए क्योंकि इसको पूरा लिखा जाता है संडे मंडे। ठीक है, और बाकी जो है स्मॉल लेटर में रहता है ये चीज, और ये चीज आपको ध्यान रखना हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। एक बात आप यहां पे और ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो भी ये सब हैं इनको क्या क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वस्तु। क्या कहा जाता है? वस्तु। इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स। और इनको कहा जाता है अवयव, एलिमेंट्स। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। एलिफेंट्स मत कह दीजिएगा, एलिमेंट्स, MENTS, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, और तीसरा इसको कहा जाता है सदस्य, कहा जा सकता है, इंग्लिश में कहते हैं मेंबर्स।
बात समझ में आ रही? मतलब इसके अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो होते हैं उनको अवयव कह सकते हैं आप, एलिमेंट्स इंग्लिश में, सदस्य कह सकते हैं इंग्लिश में, मेंबर्स कह सकते हैं, वस्तु भी कहा जा सकता है इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक डाउट नहीं है। और यही फॉर्म जो होता है यही रस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे कभी क्या होगा, कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इस इक्वेशन को हल करके आप रस्टर फॉर्म में व्यवस्थित कर दीजिए या सारणीबद्ध रूप में कर दीजिए, तो आपको इस फॉर्म में करना होगा। जैसे आपको कोई प्रश्न दिया गया कि प्राइम नंबर ना, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको आपको रस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रस्टर फॉर्म में आप क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे एंड सो ऑन करके आप उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ये रस्टर फॉर्म हो गया। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से कोष्टक बनाना है और अंदर का जो रहता है अवयव या एलिमेंट्स स्मॉल में रहता है और जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं, ये तो पहला था ना, अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है। ठीक है, दूसरा है सेट बिल्डिंग मेथड, सेट बिल्डिंग फॉर्म कह लीजिए, मेथड मत कह दीजिए, सेट बिल्डिंग फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय, थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ हो रहा है, समुच्चय निर्माण रूप, इसको हिंदी में कहा जाता है। अब इसको समझते हैं कि यह रूप होता क्या है। बात समझ में आ रही है? यह भी ज्यादा कुछ टफ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, उसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? ए बराबर ब्रैकेट के अंदर यक्स सच दैट, इसको सच दैट कहा जाता है, फिर यक्स, मैंने मान लिया यक्स। यक्स क्या था? यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। बस हो गया, बात खत्म। जैसे आपने लिखा था कि ए बराबर ए ई आई ओ यू, तो यह जो चीज है यही चीज यह भी है। यह रस्टर फॉर्म में है और यह सेट बिल्डिंग मेथड में है ना, सेट बिल्डिंग फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण रूप में है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा था कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, उसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। चलो इसको मैं बी कह देता हूं। चलिए कुछ मान लेते हैं यक्स ना, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर यक्स सच दैट एक्स। अब यक्स इज ए नेचुरल नंबर, इंग्लिश में लिखना हो तो, या यक्स प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसको आप एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, लेकिन उस फॉर्म को बताने से पहले उसके विषय में मुझे बताना पड़ेगा। तो उसके विषय में क्या चीज है, देखिए आपको इस साइन को याद रखना है। ये दो साइन आपको यहां पे मिलेंगे इस प्रकार के। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब अवयव है। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब अवयव नहीं है। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि जैसे चलिए यही ले लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे ये इसमें से मैं उठा लेता हूं ए और एक बीच में गैप कर देता हूं और ये सेट बी था, तो बताइए ए जो है क्या ये सेट बी का अवयव है? बिल्कुल है, क्योंकि सेट बी के अंदर ये पाया जा रहा है। अगर उसका अवयव है तो आप इस साइन का यूज करेंगे। कहने का मतलब ए बिलोंग्स टू बी, मतलब सेट बी का अवयव ए है या ए सेट बी का अवयव है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? और जैसे मैं कह देता डी, अब बताइए डी तो यहां पे नहीं है ना, और मैंने बी के संदर्भ में आपको करना था, यहां पे खाली स्थान है, तो आप ये वाला साइन का यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, डी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब जो डी है स्मॉल डी वह सेट बी का अवयव नहीं है, सेट बी का एलिमेंट्स नहीं है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब यक्स जो है वह नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है ना। तो मैं ये बता दूंगा कि किस किस नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, ये तो मैं आपको अभी बाद में काम आएगा। लेकिन यहाँ पे जितनी चीजें मैंने आपको बताया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
ये चीज समझ में आ गया ना, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये चीज कैपिटल होता है, बाहर वाला जो सेट होता है इसके अंदर का जो होता है स्मॉल लेटर में होता है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है। एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो मेथड आपको याद रखना है, रस्टर फॉर्म और सेट बिल्डिंग फॉर्म। इस दोनों फॉर्म का यूज पहले ही एक्सरसाइज में है, तो ये आपको जानना अति आवश्यक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे सेट्स दिए रहते हैं उस सेट्स में क्या क्या अंतर हो सकता है। जैसे आपके पास एक सेट है, 10 से कम प्राकृत संख्या का आपके पास एक सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से कम कहा है, अगर कहा होता 10 तक तब वहां पे 10 भी आता, 10 से कम तो ना हो जाएगा, 10 तो उसमें आएगा नहीं 10 से कम में। तो यह एक सेट है जो कि 10 से कम प्राकृत संख्या का है, नेचुरल नंबर्स का है, लेस देन 10, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसको आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, कोई भी अंतर नहीं है। इस सेट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसी सेट को मैं आगे पीछे मतलब 2 3 1 5 4 7 8 9, कुछ छोटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 6 छोड़ गया है 6। तो आगे पीछे आप करके लिखें चाहे क्रम से लिखें, कोई भी अंतर नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई सेट अगर आपके पास ऐसा दिया हो 0 1 3 1 2 3, यह सेट दिया है। देखिए नंबर्स जो रिपीट होते हैं, जो नंबर्स बार बार आते हैं उनका ज़्यादा कोई रोल नहीं है, उनको आप एक ही बार लिखें, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए एक सेट बी है, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0 1 2 3, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। भाई देखिए सेट बी का अवयव यही है 0 1 2 3, दो बार लिखने का क्या मतलब है, उसका ये एलिमेंट्स है, बस ये डिनोट होना चाहिए। तो ये तो डिनोट हो रहा है ना कि इसका, इस सेट का ये एलिमेंट्स है, यह अवयव है। बात यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको समझ में आ गया, ये दो फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। और ये चीज याद रखना है कैपिटल में क्या होता है, और ये साइन आपको याद रखना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। कैसे बनाते हैं, जैसे ई तो मान लीजिए सीधा सीधा होता है ना, इसका ये लाइन सीधा होता है, आपको कर्व की तरह बनाना है, वक्र, और बीच में एक ऐसे खींच देना है, ये हो जाएगा बिलोंग्स टू, और इसी पे कट कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन हो जाता है, ठीक है। तो छात्रों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये पहला लेक्चर था, इसमें आपको इतनी चीजें जाननी जरूरी थी, तो मैंने उतना आपको बता दिया है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 को हल कराएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा। आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे अगला सेशन स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।